राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, 2 दिन बचे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में। 2 दिन बाद सभी के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो दोस्तों, उनके लिए कुछ खास क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ कि पेपर कैसा आ रहा है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो इस बार वीडियो को देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसे ही आ रहे हैं। और इनके शब्द कुछ अलग हो सकते हैं, संख्या अलग हो सकती है, लेकिन प्रश्न पूरे ऐसे ही हैं। तो इसको एक बार देख लो ताकि आप इनसे लाभ उठा सको। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। और चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा, पीएचडी शोध प्रबंध में अध्याय योजना को दर्शाने के लिए सही अनुक्रम क्या है। हमें इसको सही अनुक्रम में लगाना है अध्याय योजना के हिसाब से। संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, भूमिका अध्ययन का अभिकल्पन, प्रदत्त विश्लेषण और निर्वचन, निष्कर्ष और सामान्यीकरण और प्रस्तावित भावी अध्ययन, संदर्भ परिशिष्ट। तो दोस्तों, जो सही उत्तर है वो आपका सी है। आइए यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले भूमिका, फिर संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, अध्ययन का अभिकल्प, प्रदत्त प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण और निर्वचन, और सामान्यीकरण और निष्कर्षों की रचना, भावी अनुसंधान के लिए सुझाव, संदर्भ और परिशिष्ट। तो दोस्तों, सी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पे हम प्रश्न 2 पे जब आएंगे तो निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। वास्तविक स्थानगत परिस्थिति प्रदत्त के प्रत्यक्ष स्रोत हैं, प्रदत्त शब्दों या चित्रों का रूप ग्रहण करते हैं, मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना, अनुसंधानकर्ता प्रघटना से संबंधित स्थिति वर्तमान या भूत में निगमन हो जाता है। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके कुछ प्रश्न और हैं। मैं दोस्तों आपको कोई पूरा पेपर नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको वो प्रश्न बता रहा हूँ कि जो आपके यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है। शोध प्रबंधन, लघु शोध प्रबंध, और ये हैं आपके ए ही सही उत्तर है। शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध, थीसिस डिसर्शन में अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित होता है। सर्वेक्षण अथवा शोध के सभी निष्कर्ष वास्तविक तथ्यों या सूचनाओं पर आधारित होते हैं। चलिए दोस्तों, अनुसंधान आचार का अनुसंधान की किन अवस्थाओं के साथ बहुधा प्रत्यक्ष संबंध होता है। अनुसंधान के क्षेत्र की परिभाषा और परिसीमन करना। बी है समस्या प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्षों को प्रतिवेदित करना। तो बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए, यहाँ से आपका गद्य आ गया। मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, गद्यों को बड़े आराम से पढ़ें। मेरा गद्य के सारे प्रश्न सही हुए हैं और आप इसमें एक भी प्रश्न गलत ना करें, क्योंकि यही एक ऐसा प्रश्न है जिसमें उत्तर स्वयं आपको एग्जामिनर आपको उत्तर दे देता है। इसी में उत्तर हैं, फिर भी आप गलत कराते हैं। तो चलिए, चलचित्र उद्योग और इसके घटक कंपनियों के अनेक पहलू उन्नत प्रौद्योगिकी उद्योगों और फर्मों में प्रेक्षणीय पहलू आदर्श हैं। आगे देखते हैं, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा आराम से, और फिर इसके जो प्रश्न बनाएंगे वो इसी से बनाएंगे। जैसे किसी स्वतंत्र उत्पादक कंपनी की सफलता के लिए क्या पर्याप्त होगा। नवो उत्पाद, नव प्रवर्तन, प्रत्येक नई फिल्म से वित्तीय प्रतिलाभ, फर्म के सहभागियों की सक्रिय भूमिका, संगठनात्मक। तो बी है आपका, प्रत्येक नई फिल्म से वित्तीय प्रतिलाभ। ठीक है दोस्तों। चलिए, ऐसे ही आपका ये प्रश्न है, दो संगठनात्मक संदर्भों में क्या सतत सरोकार नहीं है। तो वो है कंपनी दीर्घकालिकता। ये आपका गद्य में से आपको उत्तर मिल गया। ऐसे ही दोस्तों, आपको ये पूरे मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अब आपके पास समय कम है। आप बस वो देखिए कि आपको कैसे करना है। अगर आपको यही देखना है कि हमें कैसे करना है, तो आप क्या है, मेरी पूरी पीवाईक्यू की वो देख लीजिए प्लेलिस्ट, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है, कम से कम 50 मैंने पीवाईक्यू के सेट आपको करा दिए हैं, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। एक स्वतंत्र निर्माण कंपनी की अपने सहभागियों के मामले में क्या अपेक्षा नहीं होती है। बी है अगली परियोजना के लिए प्रतिधारणा। ठीक है दोस्तों, चलिए,
ये यहाँ एक प्रश्न है, कक्षा में अध्यापक निम्नलिखित में से किस पर तत्काल नियंत्रण रखता है? तो ये है स्वयं संप्रेषण की चयनित पद्धतियों और संदेश। ठीक है दोस्तों। कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में क्या होता है? प्रेरणा, विवाद, आत्मनिरीक्षण, विपथन, आलोचना और असंगति, फीकापन, असंगति और स्वीकृति। तो डी है शक्ति, संरचना और परंपरा। यही दोस्तों आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कक्षा में भाषेतर संप्रेषण के घटकों को चिन्हित कीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक अंतर और बैठने की व्यवस्था, कथन की गति, अच्छी अनुभूति कारक और ध्वनिक, उच्च ध्वनि, वास्तविक परिवेश और अध्यापक शिक्षार्थी की दूरी, मौखिक अभिव्यक्ति, अंग, गति, संवेदन और व्यक्तित्व, देश, स्पेस। तो डी है आपका मौखिक अभिव्यक्ति, अंग, गति, संवेदन और व्यक्तित्व, देश। चलिए दोस्तों, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपका आ रहे हैं, तो इन प्रश्नों को बड़े आराम से और हिसाब से करें, गलत आपके ना होने पाएँ। एक विशेष कूट में हॉस्पिटल्स का कूट HSOLSAPTI है, तो बायोलॉजिकल्स का कूट क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये आप तभी बता पाएंगे जब आप ABCD पूरा 1 2 3 करके एंड तक 26 तक लिखिए। उसके बाद देखिए कि ये कितना क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कितनी छोड़ के, कितना +1 के, कितना माइनस करके आ रहा है। तो उस हिसाब से आप करेंगे तभी ये आपका सही हो पाएगा। जैसे देखिए ये रहा आपका, बस यही आपको देखना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ देख लीजिए, बस यही आपको देखना है और कुछ नहीं करना है। जैसे वो बताएं वैसे पहले के बाद फिर लास्ट वाला रखिए, तो लास्ट वाला रख लिया, फिर सेकंड, फिर पीछे से सेकंड, है ना, फिर थर्ड, फिर पीछे से थर्ड, बस ऐसे करके करना है, आपका सही हो जाएगा। चलिए, ये जो प्रश्न है इसका और विशेष ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी आपका आ रहा है और ये निश्चित आएगा। आप जितना गलत करेंगे, आप अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे वीडियो पे, एग्ज़ाम में जाके बहुत पछताओगे दोस्तों। तो इसको ज़रूर देखें। श्रृंखला 1 5 13 25 41 में अगली संख्या क्या है? 59 63 61 68। तो सी है दोस्तों 61। अब यहाँ पे कैसे निकाला इन्होंने, देखिए 1 है, फिर 5 है, फिर 13 है, फिर 25 है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे निकाल रहे हैं। 1 +4 +8 है ना, +8 +4 कर देंगे इसमें, 8 5 13, तो +8, फिर यहाँ पे +12, मतलब नीचे जितना बढ़ा रहे हैं उसमें 4 और बढ़ाते जाएंगे, +12 +16 +20। बिल्कुल सही। चलिए, इस समय माता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ी है। ये भी दोस्तों प्रश्न अच्छा है, ये प्रश्न भी आपके आ रहे हैं। इस समय माता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ी है। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का जोड़ 70 वर्ष होगा। 10 वर्षों के बाद माँ की आयु क्या होगी? तो आपको एक और बात बता दूं, ये प्रश्न बहुत आते हैं, इनको कैलकुलेशन करना सीख लो। अगर आप इन प्रश्नों को गलत करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न ही आपको आपके नंबर दिलाएंगे, आपको JRF दिलाएंगे। दोस्तों मैं आपसे एक और बात बता दूं कि जो लोगों ने अभी तक ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही पेपर निकल जाएगा, दोस्तों PYQ एक बार कर लीजिए, आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। और इसी बार JRF ले लो, नेट क्वालिफाई कर लो, क्योंकि अगली बार से आपका पूरा सिलेबस चेंज होगा, तो आपको नए हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आपका है वो B सही है 55। आइए देखते हैं 55 कैसे सही है। माना पुत्र की वर्तमान आयु हो गई x, तब माता की आयु हो गई 3x, क्योंकि 3 गुना। प्रश्नानुसार 3x + 5 + x + 5 = 70। तो 4x + 10 = 70। तो x = 70 - 10 अपॉन 4, तो 60/15 हो गई। पुत्र की आयु 15 वर्ष हो गई। ऐसे ही दोस्तों मेरे एग्ज़ाम में पेपर 1 में यही सेम इसी प्रकार का प्रश्न आया था, जिसमें n की वैल्यू पता लगानी थी और x + y करके थे, तो n की वैल्यू पता लगानी थी। तो दोस्तों मैं उसको करके आया था और एकदम सही करके आया था, ताकि मैं ऐसे प्रश्नों में अपने नंबर नहीं गवा सकता। और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप ऐसे प्रश्नों में अपने नंबर कदाप भी ना ख़राब करें। इन नंबरों को बड़ी आसानी से ले लें, ताकि आपका JRF का सिलेक्शन हो चुके। श्रृंखला AYD BVF DRH GMJ का अगला पद क्या है? दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको गलत नहीं करना है। अगर आपने इनको गलत कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है दोस्तों, तो इनको बिल्कुल भी गलत ना करें।
चलिए दोस्तों, डी, दी गई अक्षर समूह श्रृंखला इस प्रकार है, वो है आपकी KGL, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। दी गई अक्षर समूह श्रृंखला इस प्रकार है AYD, BBF, DRH, GMJ और KGL आपका आएगा। देखिए +2 -4 +2, नीचे +1 -3 +2। अब यही पैटर्न फॉलो होगा, +3 -5 +2, ऐसा ही पैटर्न आप फॉलो कर देंगे। चलिए ये वाला प्रश्न आप देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है, ये प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं, तो इस प्रश्न को ज़रूर देखिए। आपका प्रश्न है, अनिल ने 22 क्रिकेट मैच खेले, रनों का माध्यमान औसत 80 रन पाया गया। 4 और मैच खेलने के बाद कुल रनों का माध्यमान 70 रन पाया गया। अंतिम 4 मैचों में रन बने हैं तो वो हमें बताने हैं। तो अंतिम 4 मैचों में दोस्तों जो रन बने हैं वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो जब हमने औसत निकाल लिया तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे अनिल द्वारा 8 मैच बनाए गए, कुल 80 × 8 640 है ना। 12 मैच में बनाए गए 12 × 70 840। तो अंतिम 4 मैचों में बनाए गए 840 में से 640 माइनस कर देंगे, 200 रन आ गए दोस्तों। ठीक है, यदि दो अभिकथन इस प्रकार संबंध हों कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते, हालांकि वे दोनों सही हो सकते हैं, तो उनके संबंध को कहते हैं विपरीतार्थक, उपविपरीतार्थक, विरोधात्मक और उपाश्रयण। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, उपविपरीतार्थक। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये सब आपके एग्जाम में आएंगे और इनको एक बार आप कर लो, वीडियो को एंड तक जरूर देखो ताकि आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएं और आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आपके अभी ये प्रश्न रह गए तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सारे प्रश्न कवर करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क निगमनात्मक तर्क प्रकार की विशेषता नहीं है? आधार वाक्यों से आवश्यक रूप से निष्पन्न निष्कर्ष, जटिलता की सीमा स्वीकार करने वाला तर्क, तथ्य के संबंध में हमें ज्ञान देने वाला तर्क। यह तर्क वैध या अवैध होना चाहिए। तो सी है तथ्य के संबंध में हमें ज्ञान देने वाला तर्क। ऐसे कूट का चयन कीजिए जो किसी अवैध निगमनात्मक तर्क की स्थिति को व्यक्त करता है। सभी आधार वाक्य सही हैं लेकिन निष्कर्ष गलत है। कुछ आधार वाक्य सही हैं लेकिन निष्कर्ष गलत है। सभी आधार वाक्य गलत हैं और निष्कर्ष भी गलत है। सभी आधार वाक्य सही हैं और निष्कर्ष भी सही है। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। सभी आधार वाक्य सही हैं लेकिन निष्कर्ष गलत है। नीचे 2 आधार वाक्य दिए गए हैं और उनसे लिए गए 4 निष्कर्ष अलग अलग और एक साथ लेते हुए दिए गए हैं। कौन से निष्कर्ष वैध रूप से लिए गए हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आधार वाक्य, सभी चमगादड़ स्तनपायी होते हैं, पक्षियाँ चमगादड़ नहीं होते हैं। निष्कर्ष, पक्षियाँ स्तनपायी नहीं होती हैं। तो इसमें क्या है, आप तर्क वाला है, आप इसको बड़ी आसानी से सर्कल बना के कर सकते हैं। आपको कुछ समझ में ना आए तो आप सर्कल बना के इसको कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी और डी, चमगादड़ पक्षियाँ नहीं होते और कुछ स्तनपायी चमगादड़ होते हैं। चलिए दोस्तों, जब किसी परिभाषा में परिभाष्य का प्रयोग करने के प्रस्ताव में यह आशय निहित होता है कि जो लक्षणक परिभाषा का तात्पर्य अर्थ हो तो उसे कहते हैं, आपका बी है स्वनिर्मित परिभाषा। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, देखो कि आपका गद्यांश तो हो गया, अब आपकी तालिका के और 5 प्रश्न आएंगे, आपके कंप्यूटर के 5 प्रश्न आएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, इसको एक बार पढ़ लें और कंप्यूटर में रैम रोम ये सब पढ़ लें, MS वर्ड पढ़ लें, MS एक्सेल के फॉर्मूले पढ़ लें, तो ये सब आपके बहुत ज़्यादा आएंगे। चलिए, इंजीनियर संकाय में लगभग कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पे है, ये आपकी तालिका से प्रश्न कर रहे हैं, तो आप पहले इस तालिका को देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि 5 प्रश्न आपकी तालिका से आएंगे। विज्ञान, ये ऐसी ही तालिका मेरी आई थी, एक आपकी तालिका 1 और एक आई थी तालिका 2, तो इन 2 से ही मैंने प्रश्न किए थे। और यहाँ तो संख्या में है, मेरे पेपर में एक तालिका परसेंटेज में थी और एक नंबरों में थी, तो मुझे दोनों बताने थे। विज्ञान संख्या में विदेशी विद्यार्थियों का लगभग क्या प्रतिशत रहा? तो डी है आपका 11%। आइए देखिए इन्होंने कैसे निकाला, ये सब आपकी इन्हें तालिका में दिया हुआ, इन्होंने बस परसेंटेज निकाल ली, तो आपका 11% हो गया। ठीक है दोस्तों, यहीं आपने
यहाँ पे इन्होंने ये सारे इंजीनियर संकाय में लगभग कितने विद्यार्थी हैं, तो 410 लगभग हो गए। यदि चिकित्सा विज्ञान के 34 यूरोपीय विद्यार्थी हैं तो उनका औषधि संकाय प्रतिशत क्या है, तो डी आपका 15%। दोस्तों इन्होंने यहाँ पे ये जो प्रश्न कर रहे हैं ये तालिका से देख के प्रश्न कर रहे हैं, सॉल्व करना आपको आना चाहिए। दोस्तों आपको अगर नहीं आता है तो आप मेरी पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट जाके खोल लो, उसमें जाके पूरी जो पहले की पीवाईक्यू है उसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया है कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जाके उसमें कर सकते हो। यहाँ पे आपको फिर एक और तालिका दी हुई है, इससे आपको कुछ प्रश्न निकालने हैं। ये प्रश्न है, ये आपका प्रश्न यहाँ पे आ गए, 55 आपका उत्तर आ गया। ये दोस्तों ये जो तालिका है, एक और बात याद रखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आपको तालिका गद्यांश ऐसे आने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आपकी तालिका और गद्यांश आपके आ जाएंगे आपको उतने प्रश्न बड़ी आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा 2 तालिका दे दी हुई हैं, तो दोनों आपको करनी है। हाँ, अब यहाँ पे ये प्रश्न आपका बार बार आता है, ये कंप्यूटर का प्रश्न है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आईसीटी कंप्यूटर नेटवर्क और उन पर आधारित अनुप्रयोगों के सृजन के लिए मुख्य उपकरण है। ठीक है दोस्तों, आगे जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे आईसीटी सूचना और ज्ञान को उसके विषय वस्तु के वास्तविक स्थान से उसे पृथक कर प्रसारण में सहायक होती है। अधिकांश आईसीटी उत्पादों की डिजिटल और यथार्थ प्रकृति से उनके लिए व्यय अधिकतम होने दिया जाता है। तो कूट है आपका केवल फर्स्ट और सेकंड। ठीक है दोस्तों, यदि 1 गीगाबाइट, ये प्रश्न दोस्तों याद कर लो, भूलो नहीं, गीगाबाइट, जीबी, एमबी, ये टेराबाइट, ये प्रश्न आपका हर उसमें आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है, आप इसको गलत नहीं कर सकते, तो इसको बड़े अच्छे से पढ़ें। यदि 1 गीगाबाइट प्रदत्त भंडारण के 2 की पावर 30 बाइट्स के बराबर होता है तो 1024 टेराबाइट प्रदत्त भंडारण के बाइट्स के बराबर होगा, तो वो है 2 की पावर 50। ये देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, 1 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB, 1 PB, सब कुछ दिया हुआ है, तो ये आपको करना है। वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं, वो है आपका दोस्तों वेब ब्राउज़र। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के प्रश्न गलत ना हो जाएं। ईमेल के संबंध में BCC से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न आपका बार बार आता है, ये बहुत बार आया है, तो इस प्रश्न को बिल्कुल भी हमें गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है आपका दोस्तों बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC फील्ड में विनिर्दिष्ट ईमेल प्राप्त करेगा और 2 और CC फील्ड में पता देखेगा। चलिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न ये आपका बार बार आ रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM, रैम जो कंप्यूटर भंडारण का एक रूप है, वो कैसी मेमोरी है दोस्तों, वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, ये प्रश्न आपके बार बार आ रहे हैं। इन प्रश्नों को अगर आप गलत करेंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ये HTTP वाला प्रश्न और आ रहा है, ये अभी पेपरों में आ रहा है। ये सभी दोस्तों वही प्रश्न हैं जो पेपरों में आ रहे हैं। अब ये आप पे निर्भर करता है, आप इस पर विश्वास करोगे कि नहीं। दोस्तों ये वही प्रश्न हैं जो अब तक आपके PYQ में आए हैं। मैं भी एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो मैं आपको स्वयं वही बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपका ऊपर निर्भर है ये सब, आप क्या समझते हो, क्या आप चाहते हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क में HTTP का उल्लेख अविस्तारित समरूप स्टेटलेस प्रोटोकॉल के रूप में किया जाता है, क्योंकि सर्वर पिछले प्रयोक्ता क्लाइंट के अनुरोध के संबंध में कोई सूचना नहीं रखता है। HTTP के लिए एक परिवर्णी शब्द है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाई टेराबाइट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और हाइपरवाइजर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पे HTTP की फुल फॉर्म पूछिए, कभी कभार ये HTTP का काम पूछ लेते हैं, कभी कभार ये पूछ लेते हैं कहाँ पे प्रयोग होता है। बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का कारण है, वो है आपका प्राकृतिक स्रोत। ठीक है दोस्तों, ये आपके इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन भी आपके बार बार बन रहे हैं। हाँ, ये देख लीजिए अभिकथन और तर्क वाला, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
पर्यावरण को बनाए रखने की समस्याओं का समाधान कठिन है। तर्क है, पर्यावरण कैसे कार्य करता है और कैसे अलग अलग मानवीय विकल्प पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, इस संबंध में हमारी समझ पर्याप्त नहीं है। सही कूट का चयन कीजिए। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, तो ए है आपका, यही सही उत्तर है। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना बेईमानी होगी, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। लेकिन सतत विकास के मार्ग में कई बाधाएं हैं, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कठिन नजर आता है, अतः विकल्प ए सही है। चलिए दोस्तों, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के कुल विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ए है दोस्तों आपका 57.1%। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपका बार बार बन रहा है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो इस प्रश्न को कवर कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आपका बार बार आ रहा है। संकल्पित राष्ट्रीय निर्धारित अवदान के रूप में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वन और वृक्ष व्याप्ति माध्यम से वर्ष 2030 तक की सीमा तक अतिरिक्त कार्बन सिंक कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के रूप में सृजित करने का प्रस्ताव है। तो बी है दोस्तों 2.5 से 3 बिलियन टन। ये प्रश्न आपके बार बार बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी खतरा है? तो वो है बर्फानी तूफान। ठीक है दोस्तों, अब आप अगर ये इस प्रश्न को और एक बार कर लें आप, जो ये वाला है, ये प्रश्न आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आ रहा है। इस प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं भूलें। निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक निकाय है? भारतीय निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। तो आपका जो दोस्तों सही उत्तर है वो है सी है, 2 और 3, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। ये दोनों दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हैं, और ये दोनों आप इसकी व्याख्या यहाँ से पढ़ सकते हो दोस्तों, आप पढ़ लीजिए। दोस्तों ये प्रश्न आपके कोई नहीं बताएगा, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, और ये कोई प्रश्न मैं नहीं बनाता हूँ, जो आपके आ रहे हैं मैं आपको वहीं से दिखा रहा हूँ। आप दोस्तों इन प्रश्नों से थोड़ा अपने आप को तैयार कर लीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती होगी और अच्छी लगेगी। दोस्तों मैं धीरे धीरे इसकी क्वालिटी आपके लिए सुधार करके लाऊंगा। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।